चलो भाई, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ राइट ऑफ लीन के और राइट ऑफ स्टॉपेज के बीच में जो ट्रांजिशन है, वो राइट ऑफ स्टॉपेज ट्रांजिशन का जो डिफरेंस बिटवीन है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है, तो हम लोगों को पता रहना चाहिए। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? सेलर के पास ही पोजीशन होता है गुड्स का, है ना। और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास से गुड्स निकल चुके हैं फिजिकली, अब आप उसको क्या करते हैं? रीगेन करते हैं। तो जब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिशन आता है तो इसका मतलब आप उस वक्त राइट टू लीन लॉस्ट कर चुके हैं, ठीक है। फिर आपके पास गुड्स पोजीशन में कब रहते हैं? लीन में, ओके। और ट्रांजिशन का और वाइल इन स्टॉपेज इन ट्रांजिशन सेलर के पास से गुड्स हट चुके हैं, उसके पास नहीं है, किसी कैरियर को दे दिया उसने, या बायर खुद, है ना, बायर खुद एक्वायर्ड कर चुका है, ठीक है। मतलब बायर के पास जा रहे हैं गुड्स, है ना, बट बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है प्लस कोई एजेंट है या कोई बेली है, क्योंकि बायर के पास चलेगा तो स्टॉपेज एंड ट्रांजिशन भी ख़त्म हो गया, फिर तो वो पॉसिबल है ही नहीं कि वो गुड्स वापस ले, क्योंकि बायर अगर खुद जाके लेके आ जाए गुड्स को या उसका एजेंट, तो फिर ट्रांजिशन भी ख़त्म, लीन तो वैसे ही ख़त्म हो गया। लॉजिक समझा? फिर तीसरा है राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज इवन व्हेन द, दो क्या लिखा इसमें, इवन व्हेन द बायर इज़ नॉट इंसॉल्वेंट बट इट इज़ नॉट केस विद द राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिशन। देखो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा इसमें, क्या बोल रहा है? अगर आप इंसॉल्वेंट नहीं हो बायर और आपने पैसे पे नहीं किया, तो मेरे पास रखे हुए गुड्स मैं अपने पास ही रख लूँगा, बट इट इज़ नॉट केस विद द राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिशन। लॉजिक क्या बोला? अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर आप क्या करते हो? आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं करते, फिर क्या करते हो? अब जहाँ गुड्स है कैरियर के पास में, बेली के पास में, उसी को बोलते हो कि कहीं डिस्पोज कर दें या अपने पास रख दें, ठीक है, क्लियर है ना। बट इट इज़ नॉट केस विद द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिशन। आप क्योंकि गुड्स आपके पास से अलग हो सकते, अलग हो चुके हैं एज ए सेलर, ठीक है ना। यानी उसका कहने का मतलब है कि बायर इंसॉल्वेंट हो या ना हो, अगर वो पैसे देने से मना कर रहा है और गुड्स अगर सेलर के पास है तो वो लीन कर लेगा, बराबर है कि नहीं बराबर है। बट अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ और बायर पे करने को रेडी है, तो फिर तो आप स्टॉपेज नहीं कर सकते, आपको तो उसको देना पड़ेगा गुड्स को, सही कि नहीं सही? फिर वहाँ आप रोक नहीं सकते गुड्स को। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिशन बिगिंस वेयर राइट ऑफ लीन एंड्स। यस, एग्री। गुड्स एक बार सेलर के पास से निकल गए तो लीन तो ख़त्म हो गया ना, अब तो स्टॉपेज ही होगा। और एंड ऑफ द राइट ऑफ लीन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिशन। ये तो तय होगी, सही है। ये डिफरेंस बिटवीन आ सकता है भाई अपने को, तो अपने को कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। लॉजिक समझ रहा है? नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 53, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज, यानी गिरवी रख दिया अगर बायर ने गुड्स को, है ना। गुड्स प्लेज वर्ड यूज़ करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है गुड्स। देखते क्या लिखा है। सब सेल मतलब बायर के पास रखे हुए गुड फेथ में किसी को बेच दिया। देखो क्या लिखा है 53, द राइट ऑफ लीन इन स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स अंडर द सेलर हैज सेंसिटिव। भाई सेलर के गुड्स अगर बायर बिना पैसे दिए या तो प्लेज कर देता है, गिरवी रख देता है, या बेच देता है किसी को, तो सेलर का राइट तोड़ने जाएगा उससे। और नहीं समझ रहा है भाई? सेलर बोलेगा मैंने तेरे को अनुमति दिया नहीं, तो मैं तो अभी भी तेरे से पैसे रिकवर कर सकता हूँ। अगर मैं तेरे को खुद बोल दूँ, देखो ये लिखा ना एसेंट, अगर मैं तेरे को खुद परमिशन दे दूँ तो फिर मेरे राइट्स ख़त्म हो जाएंगे, ना मैं लीन कर सकता हूँ ना स्टॉपेज एंड ट्रांजिशन कर सकता हूँ। अब आप लोग सर लीन क्यों है? अबे तो सेलर के पास रखे हुए गुड्स भी तो हम किसी और को बेच सकते हैं ना, बट अब हमें वो परमिशन सेलर से लेनी होगी। कोई वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स को हमने किसी और को बेच दिया, है ना, होता है ना, इसको याद आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं इसको ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ सेकंड बायर कैन नॉट स्टैंड इन ए बेटर पोजीशन दैट इज सेलर। मतलब अगर ए ने, सेलर है ये, अगर बी को गुड्स बेचा, अनपेड है मगर ए अभी तक, है ना, सही है कि नहीं सही है। अब बी अगर इसको सब सेल करता है ना, फॉर एग्जांपल एक्स को, तो जो बी की पोजीशन है ए की नज़र में, वो कभी एक्स ले ही नहीं सकता, क्योंकि एक ए तो अभी पैसा बी से ही लेगा ना। तो यहाँ पर जो सेलर है, फर्स्ट बायर है, वो अभी बेटर पोजीशन में होगा, है ना, ए की नज़र में रेदर देन। तो तुम अपने राइट्स को यूज़ कर ही नहीं सकते। एक्स
अपने राइट्स को यूज़ कर नहीं सकता। भले तो गुड फेथ में खरीद बैड फेथ में खरीद, फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर है। अभी इसकी पोजीशन जो है वो एक ही नज़र में ज़्यादा बेटर है कि भाई तुम पे करो और फिर तुमको जो गुड्स को करना है करो। एक्स कैन नॉट क्लेम द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स, ओनरशिप ऑफ गुड्स, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है उसमें, द राइट ऑफ स्टॉपेज इज डिफीटेड, ये जो राइट है, इफ द बायर ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल प्लेज द गुड्स इन गुड फेथ और फॉर कंसिडरेशन। अगर सामने वाले ने गुड फेथ में खरीद लिया या कोई लेन देन में खरीद लिया या गिरवी रख दिया, बेच दिया, तो स्टॉपेज डिफीट हो गया। अब देखो क्या लिखा है उसमें, एग्जाम्पल समझते थोड़ा सा। स्टॉप क्या एग्जाम्पल है, ए सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी ऑफ मुंबई एंड गुड्स आर हैंडेड ओवर द रेलवे फॉर ट्रांसमिशन। रेलवे को बोला कि आप गुड्स को बी तक पहुंचा दो। अब वो गुड्स रेलवे में ही थे यानी ट्रेन में ही थे, बराबर है कि नहीं बराबर है। उसी बीच गुड्स अभी तक बी के पास आई नहीं, उसी बीच बी ने गुड्स किसको बेच दिया, सी को। तो जब गुड्स बी के पास थे, जा ही रहे थे, तो बी अब कुछ भी कर सकता है ना यार उस गुड्स का, है कि नहीं है। अब बी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बट वो गुड्स तो सी के हो गए क्योंकि वो गुड्स रेलवे में थे, मगर जो ओनरशिप थी वो तो सी के पास जा चुकी थी। सो ए कैन स्टिल एक्सरसाइज इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन, क्योंकि ओनरशिप अभी भी किसके पास में, ए के पास में है। क्या सही है, समझ में आया क्या बोला मैंने तुमको, है ना। मगर इसका एक्सेप्शन क्या होगा, जो हमने ऊपर पढ़े भी, ये डिफीट कब होगा, अगर सेलर क्या करता है, खुद एसेंट कर देता है। अगर ए अगर बी को बोलता भाई तेरे को जो करना कर, ये गुड्स तेरे हो गए, अगर अब वो बी रास्ते से ही गुड्स को बेच दे, गिरवी रख दे, कुछ कर दे, तो फिर वो सेलर उसको रोक नहीं सकता। तो आप बोलोगे ये जो है ये बराबर है, ये एग्जाम्पल इसका एक्सेप्शन के बारे में दिया हुआ ना, मतलब ये जो एक्सेप्शन है ये इस सेंटेंस को मैच कर रहा है ना। मतलब यहाँ ना लिखना था विद द एसेंट ऑफ सेलर, विदाउट एसेंट होगा तो फिर वो गुड फेथ भी हो कुछ भी हो उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। सेलर की मर्ज़ी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है, सही है, बराबर है कि नहीं बराबर है। देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, एक ए एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ए एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कार्टन्स, वो खड्डे होते हैं ना, खड्डे, है ना, और वो कार्टन्स किसके पास में, एक वारफिंगर शिप ओनर के पास में, कि बी को दे दे भाई तू। ए ने कार्टन वाले को बोला, मतलब वारफिंगर को बोला, तो तेरे पास जो कार्टन थे वो बी को दे दे। अब देखो ध्यान दो, यानी वो वेयर हाउस में या फिर शिप के ऊपर अंदर रखे हुए कार्टन्स, एग्री, यहाँ तक एग्री। अब बी एंड एग्री विद बी दैट द प्राइस विल बी पेड टू ए फ्रॉम द सेल प्रोसीड। बी ने बोला उस कार्टन को बेच के जो पैसा आएगा उससे मैं तुमको पैसे पे करूँगा, देखो लिखा, जो मेरे कस्टमर मेरे को पैसे पे करेंगे। एग्री नाउ, अब ए एग्री कर गया ना कि ठीक है तू बेच माल और फिर मेरे को पैसे पे करना। नाउ बी सोल्ड गुड्स टू सी, सी ड्यूली पेड टू बी, बट एनी हाउ इफ बी फेल टू मेक द पेमेंट टू ए वांटेड टू एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन और ऑर्डर द वारफिंगर कि डिलीवरी मत करना सी को। क्या सेलर ऐसा कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि ए ने खुद बोला तू बेच दे अपने कस्टमर को, और सी कौन है, कस्टमर, देखो लिखा ना। तो ए का जो राइट ऑफ लीन था वो क्या हो गया, वहाँ डिफीट हो गया। आप अपने गुड्स को जो वारफिंगर के पास रखे थे उसको वहाँ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सी इज़ द रियल ओनर राइट नाउ, बिकॉज यू अलाउ बी ना कि जा बेच दे। अब बी अगर फेल होता है तो इसमें सी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ये आ गया यहाँ एग्जाम्पल, सॉरी ये आ गया यहाँ एग्जाम्पल के साथ में। क्लियर हुआ क्या बोला, सही कि नहीं भाई, ओके। ये कुछ बी क्लॉज में कुछ चीज़ें हैं, इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। मेरा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यानी ओनरशिप डीड जो होती है, अगर आपने बायर को दे दिया, भले गुड्स नहीं लेके गया बट डॉक्यूमेंट लेके जा चुका है वो गुड, अब बायर ने वही किसको दे दिया, जिसने गुड फेथ में उससे ख़रीदा फॉर प्राइस। गुड्स नहीं लिए, ओनरशिप की डीड तो चले गई ना। तो फिर यहाँ पर आप देखो क्या होगा, दो कंडीशन आ रही सबसेक्शन 1 में। पहला, इफ़ द लास्ट मेंशन ट्रांसफ़र इज़ बाय वे ऑफ सेल, राइट ऑफ लीन इज डिफीटेड। गया, सेल भी हो गई, राइट ऑफ लीन भी गया, सेल हो गई ना भाई, आपने उसको टाइटल डीड दिया और अलाउ किया, उसने किसी और को बेच दिया, स्टॉपेज एंड ट्रांजेक्शन भी किया। इफ़ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज भी कर दिया आपने, प्लेज भी कर सकते हो। सो अनपेड सेलर के जो राइट ऑफ लीन है ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ प्लेजी, है ना। तो जिस बायर ने गुड्स को प्लेज किया तो बायर कौन हो गया, प्लेजर, और जिसके पास गुड्स गए वो कौन हो गया, प्लेजी। तो इसके भी तो कुछ राइट्स रहेंगे ना, है ना।
तो जो ओरिजिनल सेलर है वो उसके राइट्स के हिसाब से अपने राइट को यूज़ करेगा, मतलब प्लेजी के राइट्स के हिसाब से अपना लीन या स्टॉपेज यूज़ करेगा। ठीक है, सेल में तो ख़त्म ही हो गया भाई, सेल में तो तुम यूज़ ही नहीं कर सकते। प्लेज में यूज़ कर सकते हो, मगर आपको प्लेजी के राइट को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि उसने तो बेचारे ने गुड्स, ओरिजिनल बायर ने उसको गुड्स गिरवी रखा और उसने उसको लोन दे दिया, क्रेडिट दे दिया, उसमें उसकी गलती क्या है? अब देखो क्या लिखा है उसमें, द प्लेजी में बी रिक्वायर्ड बाय द अनपेड सेलर टू यूज़ इन द फर्स्ट इंस्टेंस अदर गुड्स और सिक्योरिटी ऑफ द प्लेजर अवेलेबल टू हिम टू सेटिस्फाई क्लेम। अब बहुत ज़बरदस्त चीज़ लिखी सबसेक्शन में, द प्लेजी में बी रिक्वायर्ड बाय द अनपेड सेलर टू यूज़ इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जो पहले वाला हमने पढ़े, अदर गुड्स और अदर सिक्योरिटीज़ ऑफ द प्लेजर अवेलेबल टू हिम टू सेटिस्फाई क्लेम। सेलर ऐसा बोल सकता है, या सेलर ऐसा करवा सकता है कि जो प्लेजी है उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि उसने लोन दिया है प्लेजर को, तो बोलेगा तू अपने पास के कोई और गुड्स और कोई और सिक्योरिटी गिरवी रख देना अपने क्लेम के लिए, मेरा तो वापस कर दे, मतलब मेरे गुड्स मुझे दे देना। लॉजिक समझा कि नहीं समझा? तो ये करवाएगा कौन? अनपेड सेलर ही करवाएगा। वो ओरिजिनल बायर को बोलेगा कि कोई और गुड्स या कोई और सिक्योरिटी गिरवी रखो ना, मेरे वापस दिलवा दो। बट इसके राइट तो अपना राइट भी यूज़ कर रहा है वो, कि मेरे गुड्स भी वापस मिल जाए और इसके राइट को भी अफेक्ट ना पड़े, ठीक है? वो तो बोलेगा मैं दूंगा नहीं गुड्स। समझा क्या बोला मैंने आपको? इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट कैंसल when the seller uses his right of stoppage in transition, the contract still remain in force, the buyer can ask for delivery of goods on payment of price। ये डेफिनेटली है। तो हम लोग जाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी आती है, घर में सामान आता है, तो बोला भी ये 3 दिन तक मैं सामान रख रहा हूँ, तो आप बोलोगे रुक भाई तीसरे दिन पैसे पे करता हूँ, तो गुड्स रखेगा ना वो 3 दिन, तो बायर बोलेगा ला पैसे ले और ये सामान मेरे को छोड़ के जा। ठीक है, क्लियर है? अगर टाइम पीरियड है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार मना कर दिया और टाइम पीरियड है तो सेलर बोलेगा अब मैं तेरे को नहीं बेचूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। एकदम उसने अगर टाइम पीरियड मांगा आपसे या कुछ चीज़ में डिले किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेलर बोलेगा अब हो गया खेल ख़त्म, अब तो मैं उसको किसी और को बेच दूंगा या कैंसिल, ऐसा नहीं होगा ना। स्टिल बायर कैन क्लेम के लिए पैसे ले और गुड्स छोड़ के जा। ठीक है बेटा, ये नहीं भूलने का, इसमें तो सब खत्म हो गया सेलर का। इसमें वो किसकी फिक्र कर रहा है? प्लेजी की भी, अपने भी राइट्स को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है और उसको भी राइट्स को बचा रहा है। ये भूलना मत जो पड़ा है कि कोई और गुड्स अवेलेबल करवाएगा वो या कोई और सिक्योरिटी। ठीक है बच्चों, समझा? पक्का समझा है ना? ये राइट ऑफ रीसेल है जो आपको फोकस करके पढ़ना है। क्या राइट ऑफ रीसेल? सेक्शन 54 क्या बोलता है? द राइट ऑफ रीसेल इज़ ए वेरी वैल्यूएबल राइट गिवन टू दी अनपेड सेलर। यार मेरे गुड्स अगर खरीदने से बाहर मना कर देगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, मैं किसी और को तो बेचूंगा ना भाई। और अगर ऐसा राइट नहीं है सेलर के पास, द अनपेड सेलर अदर राइट्स अगेंस्ट द गुड्स दैट इज लीन एंड स्टॉपेज वुड नॉट हैव बीन मच यूज। जब तेरे पास रीसेल का ही राइट नहीं है तो फिर तो लीन और ट्रांसमिशन को रोक के करेगा क्या? ये तो कुछ समय तक तेरे पास गुड्स रह जाएंगे या रिगेन हो जाएंगे, बट रीसेल होना चाहिए ना। अगर बायर खरीदने से मना करे तो रीसेल किसी और को बेच दूँ मैं, ये राइट नहीं है तो मतलब क्या है फिर तो बायर तुमको बम ब्लैकमेल करेगा, बम तुमको बोलेगा अरे बेटा तू तो अपने पास रख, मैं तेरे को बाद में पैसे पे करूँगा। ये तो गलत बात है ना। तो राइट ऑफ रीसेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट में डलवाओ राइट ऑफ रीसेल। तुम अगर एज ए सेलर हो, तूने अगर पैसे मेरे को पे नहीं किया या टेंडर्ड प्राइस ऑफर जो किया था नहीं पे किया, तो मैं किसी और को बेच दूँगा। अब कब सेलर ऐसा कर सकता है? चाहे वो गुड्स लीन में हो या स्टॉपेज इन ट्रांजिशन में हो। कब? जब गुड्स पेरिशेबल नेचर के होंगे या गुड्स रखे रखे ख़राब हो रहे, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल गुड्स हो, एग्रीकल्चर गुड्स हो, है ना। तो इन केस द बायर नीड नॉट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द इंटेंशन ऑफ रीसेल। पेरिशेबल गुड्स में आपको बायर को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुड्स वैसे ही ख़राब हो जाते हैं, है ना। वेयर ही गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स। अब देखो क्या लिखा इसमें, इन आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, बायर को बताया सेलर ने बायर को बोला कि मैं गुड्स बेच रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं खरीद रहे तो उसकी वैल्यू गिर रही है, और एक रीजनेबल टाइम दिया कि आप पे कर रहे हो क्या? अगर आप पे नहीं करोगे तो फिर मैं किसी और को रीसेल कर दूंगा, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आप लोगों से फ़र्क क्या होगा? अब सेलर ने अगर वो गुड्स मान लो बायर को पर यूनिट 10 रुपये में बेचने वाला था, अब वो किसी और को बेच रहा तो 8 रुपये में बेच पाया, क्योंकि बाहर जो खरीद रहा होगा उसको पता है सेलर को नीड है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 2 रुपये का वो बायर से रिकवर करेगा ना सेलर। ठीक
ठीक है। और अगर ऊपर का पैसा आ गया तो रिटेन कर लेगा, फिर वो मांगेगा नहीं उससे, फिर मांगेगा नहीं। सबक सिखाने के लिए डेमेजेस क्लेम कर सकता है, मगर अगर अब 10 रुपये की चीज़ 12 में बिक जाएगी तो वापस कर देगा 2 रुपये, नहीं करेगा ना ऐसा, ठीक है। वो उसमें लिखा है, अगर अब देखो जैसे आपको प्रॉफिट भी हो गया तो आप सबक तो सिखाओगे ना, सामने देखो तो लिखा है, अपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे, सेलर कैन स्टिल रिकवर डैमेजेस एंड रिटर्न द प्रॉफिट्स ओनली व्हेन द गुड्स आर रीसोल्ड आफ्टर गिविंग द नोटिस। तुम ऐसा तभी करोगे, मतलब तुम तभी डैमेजेस क्लेम करोगे प्रॉफिट रिटर्न जब तुम नोटिस दे चुके हो बायर को, किसका, रीसेल का। क्योंकि अगर तुमने बायर को बिना पूछे ऐसा किए तो तुम उससे डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बायर बोलेगा मुझे बताते तो मैं वापस खरीद लेता, अब तुमने जो मुझे बताया नहीं तो मैं क्यों करूँ, जो क्या लिखा ना, यहाँ लिखा है, ठीक है। मोर एवर इफ देर इज एनी प्रॉफिट ऑन रीसेल ही मस्ट रिटर्न टू द ओरिजिनल बायर। अगर बिना नोटिस के अगर वो ऐसा काम करता है बिना नोटिस के, और नोटिस देके कर रहा है तो प्रॉफिट को वापस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेक्शन 54(2) भूलना नहीं है भाई, छोटे छोटे सेक्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं यार, ठीक है। उसमें क्या लिखा, थर्ड पॉइंट क्या है, वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन रीसेल द गुड्स। डेफिनेटली तेरे पास है तो बेच दे, और तेरे कैरियर के पास में है या तेरे लेजी के पास में है ना, तो वो बेच देगा। देखो लिखा ना उसमें, जिस दूसरे व्यक्ति को आपने बेचा, रीसेल किया ना, तो उसके पास में गुड टाइटल आया, ओनरशिप अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर। मतलब अगर ए ने बी को बेचने वाले गुड्स को सी को बेच दिया, क्योंकि ये तो अनपेड कर चुका था ए को, या इंसॉल्वेंट हो चुका था या मना कर रहा था, तो सी के पास जो टाइटल आएगा वो इससे बेहतर ही आएगा ना बी से, ओरिजिनल तो बी था, ठीक है। डिस्पाइट, अगर आप रीसेल का नोटिस दो या ना दो, देखो एक बात है ना, यहाँ पर नोटिस नहीं देने पर जो ओरिजिनल बायर है वो गुड्स बेचने से रोक नहीं सकता ओरिजिनल सेलर को, मगर अगर नोट और टाइटल देने से भी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम डैमेजेस क्लेम करोगे, डैमेजेस वाला तो पार्ट गया है ना। तुम नोटिस क्यों देते हो एज ए सेलर, क्योंकि तुम्हारे कुछ राइट्स है, डैमेजेस और एनी डेफिसिट अगर कोई तुमको रहा बेचने पर, लॉजिक समझा। मगर अगर बिना नोटिस के तुम किसी और को माल बेच रहे हो तो जो नया बायर है गुड फेथ में, उसको उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, यानी उसका राइट उसको मिलेगा, वो गुड्स उसको मिलेंगे, ठीक है। और रीसेल बाय द सेलर, यार एक छोटा सा उदाहरण है, ए ने एक टी शर्ट बी के लिए रखा, होता है ना बहुत हमारे साथ में, बी बोला अंकल मैं कल खरीदूंगा, बोले बेटा कल 12 बजे के पहले आ जाना, नहीं तो मैं किसको बेच दूंगा, सी को। तो अंकल ने अगर बी को बिना बताए भी सी को बेच दिए उसका वेट करने के बाद, तो सी को तो गुड टाइटल मिल गया ना। हाँ, मगर अंकल आप किसी प्रकार का डैमेज इससे क्लेम नहीं करेंगे क्योंकि वो बताया नहीं, ऐसा है। और रीसेल बाय द सेलर वेयर राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेस, हाँ ये जो रीसेल है ना, इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी आपके कॉन्ट्रैक्ट में दिया होना चाहिए, तो उससे बायर भी क्या था, चौकन्ना रहता है। तो एक्सप्रेसली कि अगर तो डिफ़ॉल्ट करेगा तो फिर मैं गुड्स को बेच दूंगा, तो रिज़र्व कर लिया अपने राइट ऑफ रीसेल, तो वहाँ बायर आपको रोक नहीं सकता, इतनी औकात नहीं होगी बायर की कि आपको रोक ले, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में तुमने ऑलरेडी अपना राइट दे के रखा है तो सुनो, तो इसका मतलब बायर को ये बात पता है कि डिफ़ॉल्ट करूँगा तो बेच देगा, तो फिर इन कंडीशन में सेलर को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो नोटिस हो गया ना, इम्प्लाइड नोटिस हो गया, कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट में था तो मैं तो बेचूंगा ही ना, फिर वहाँ आपको वो रिकवर कर सकता है, बिना नोटिस के भी डैमेजेस रिकवर कर सकता है। अगर उसने अपना राइट ऑफ रीसेल काय में दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, कितनी अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन, सबसेक्शन 4 में कुछ और दिया है और यहाँ पर सबसेक्शन 2 हमने जो और कुछ पढ़े, ये क्लॉज 4 है, सॉरी, ठीक है। यानी एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें आ सकती हैं। और लास्ट क्या है, वेयर द प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप इन गुड्स हैज़ नॉट पास टू द बायर, यानी गुड्स तेरे हुए नहीं तो तू है कौन, सिंपल है। तो मैं तो गुड्स को विथहोल्ड करूँगा अपने पास में, है ना। इसको कॉजी लीन भी बोलते हैं, मतलब एक ऐसा लीन, कॉजी मतलब बाय लॉ ने आपको अधिकार दिया है। अगर गुड्स की ओनरशिप आपको सेलर के पास में ही है तो लॉ हैज़ गिवन द राइट टू द सेलर टू रीसेल टू द अनदर बायर, है ना। जो मैंने टी शर्ट वाला एग्जांपल दिया, बायर की थोड़ी ना हो गई थी ओनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है। फिनिश भाई, एक ना एक क्वेश्चन तो पूछेगा इसमें यार, तो ध्यान से पढ़ने का, बहुत ईजी वे में पढ़ाया हूँ, एग्जाम्पल दिया हूँ, ध्यान रखो उसको, ठीक है।